Hello and welcome everybody to one more session of percentage. In this session we will discuss the word problems. Understand that percentage remains one of the prominent part for our exam, and we always get at least 2 questions from this topic. Earlier the problems were number based, but now they have started asking word problems. So your emphasis should be on understanding the problem and then applying the conceptual rules to solve it and to get the answer. Let us start question number 1. Rupesh secures 495 marks out of 750 in his annual examination. Find the percentage of marks obtained by him. क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अप्रोच ये है कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करेंगे, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करने के बाद आप उसकी मीनिंग समझेंगे और फाइनली उसे कनेक्ट करेंगे. Rupesh secures 495 marks out of 750 means secure करना means obtain करना, प्राप्त करना, लाना. रुपेश को 495 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 750 इन द एनुअल एग्जाम. तो रुपेश की एनुअल एग्जाम में रुपेश को मार्क्स मिले हैं या रादर जो उसने मार्क्स सिक्योर किए हैं दैट इज 495 आउट ऑफ टोटल मार्क्स जो हैं टोटल मार्क्स आर 750 इन द एनुअल एग्जाम. एनुअल एग्जाम एवरीबडी इज अवेयर. एनुअल एग्जाम हमारी फाइनल एग्जाम जो होती है, द टर्म एंड एग्जाम जो ईयर एंड एग्जाम होती है दैट इज एनुअल एग्जाम. एनुअल एग्जाम में रुपेश को 495 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 750 मार्क्स. We have to find the percentage of marks obtained by him कि उसे परसेंटेज में कितने मार्क्स मिले हैं. Remember friends, to find out the percentage of marks, परसेंटेज को मैं सिंबल में लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स. अगर हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने हैं, फॉर्मूला है मार्क्स सिक्योर्ड अपॉन टोटल मार्क्स. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट इन अ एग्जाम. किसी भी बच्चे के एग्जाम में अगर हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने हैं तो फॉर्मूला रहेगा मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट अपॉन टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम. नाउ हियर मार्क्स सिक्योर्ड बाय रुपेश इज 495, उसे आप न्यूमरेटर में लिख लीजिए. टोटल मार्क्स 750, उसे आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए. एंड नाउ फ्रेंड्स एज यू कैन सी दिस इज अ फ्रैक्शन. ये एक फ्रैक्शन फॉर्म हो चुका है और फ्रैक्शन को अब हमें आंसर जो लाना है वो परसेंटेज में लाना है. फ्रैक्शन को परसेंट में लाना है. वी नो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100 न्यूमरेटर 495 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 750 डिनोमिनेटर में रहेगा. 495 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 750. Now friends, simple calculation will be cancel the 0 of 100 and cancel 1 0 from the denominator 750. पहले हम 100 का न्यूमरेटर में एक 0 कैंसिल करेंगे, 750 डिनोमिनेटर का एक 0 कैंसिल करेंगे. Now in the numerator I have 10, in the denominator I have 75. Both 10 and 75 are divisible by 5. दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे. न्यूमरेटर में 10 को 5 से डिवाइड करने पर हमें 2 मिलेगा. 5 2 10 होता है. डिनोमिनेटर में 75 को 5 से डिवाइड करने पर हमें 15 मिलेगा.
बिकॉज 15 5 75 होता है। अगेन आई विल रिपीट अ बेसिक पॉइंट, टेबल्स को आप अपने साथ रखिए और कैंसिलेशन के समय आप इसे रेफर करिए। 75 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव मी 15। नाउ माय न्यूमरेटर इज 495 multiplied by 2 upon 15. Now in the numerator 495 is ending with 5, denominator 15, they both can be divided by 5, but let us try to divide it by a bigger number. हम इन दोनों को 15 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। आप चाहे तो 5 से भी कर सकते हैं। I'll do it here by 15. Let's divide 495 by 15. 15 3s are 45. Subtracting, I get 4. Take the 5 down. Again 15 3s are 45. Division is complete. So when I divide 15 by 495 by 15, in the denominator I'll have 15 1s are 15. In the numerator I'll have 33. Denominator is 1, उसे इग्नोर कर दीजिए। न्यूमरेटर में 33 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 33 इंटू 2 विल गिव मी 66 और इसके आगे आप परसेंट का सिंबल लगा दीजिए क्योंकि हमने इसे परसेंट में कन्वर्ट किया है। आवर आंसर विल बी 66%। रुपेश को 495 आउट ऑफ 750 मिले हैं, इसका मतलब उसे 66% मार्क्स मिले हैं। दिस इज फ्रेंड्स वन ऑफ द टाइप क्वेश्चंस जहां पर हमें एक स्टूडेंट के या दो स्टूडेंट के सिक्योर्ड मार्क्स, मतलब उन्हें एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं ये दे दिया जाएगा और उनके टोटल मार्क्स दे दिए जाएंगे और हमें पूछेंगे कि उन्हें परसेंटेज में कितने मार्क्स मिले हैं। तो इसके लिए जो मार्क्स वो लेकर आए हैं, जैसे यहां पर रुपेश को 495 मिला है, उसे न्यूमरेटर में रखना है, टोटल मार्क्स को डिनोमिनेटर में रखना है। ये एक फ्रैक्शन बन गया, परसेंट में लाना है, इंटू 100 कर दीजिए। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस 2002, 2003, 2004, 2005 के आसपास पूछे जाते थे। अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हाउएवर यू नेवर नो, दे कैन रीअपियर, बट क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अब दोबारा इन्हें पूछे जाने के चांसेस नहीं है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर अदर कैलकुलेशन, अगर आप ओलंपियाड एग्जाम्स देते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम देते हैं, वहां अभी भी शायद इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमें किसी स्टूडेंट के सिक्योर्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स दिए और पूछे परसेंटेज बताओ, ये अप्रोच आप यूज यहां पर करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए टेबल्स पर कमांड लेना जरूरी है, जिसके लिए आप टेबल्स को अपने साथ रखिए कैलकुलेशन के समय, जिससे प्रैक्टिस करते करते ही आपको ये याद हो जाएगा। सेपरेटली आपको टेबल्स को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट is 15,625. If he gets an increment of 12%, find his new salary. पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। मंथली सैलरी, मंथली सैलरी का मतलब हर महीने मिलने वाली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट। टाइपिस्ट वो होते हैं जो ऑफिसेज में टाइपिंग वर्क करते हैं। क्वेश्चन में हमें टाइपिंग वर्क करने वाले पर्सन मतलब टाइपिस्ट की मंथली सैलरी 15,625 रुपीज बताई है। इफ ही गेट्स अ इंक्रीज ऑफ 12%, क्या मतलब हुआ इंक्रीज ऑफ 12%? भाई हर कोई जब कहीं पर जॉब करता है, काम करता है, तो अच्छा काम करने के लिए जो भी उसकी कंपनी होती है वो उसकी सैलरी इंक्रीज करती है। और यहां पर इस टाइपिस्ट की सैलरी को 12% इंक्रीज किया गया है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड हिज न्यू सैलरी विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड। आपको एक बात समझनी है कि उसकी सैलरी को 12% बढ़ाना है। सैलरी हमें एक अमाउंट में दी हुई है 15,625 और इसे हमें एक परसेंटेज वैल्यू से इंक्रीज करना है। इसे हमें परसेंट इंक्रीज करना है। परसेंट इंक्रीज है 12%।
क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड है। सबसे पहला जो इजीएस्ट मेथड है वो इसे परसेंटेज वैल्यू से इंक्रीज करना, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। टू इंक्रीज अ क्वांटिटी बाय परसेंट, किसी भी क्वांटिटी को परसेंट से इंक्रीज करना। फॉर दैट रिमेंबर देयर इज अ फॉर्मूला, मल्टीप्लाई द क्वांटिटी। क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, कोई अमाउंट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, रुपीज हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकती है, कोई मास हो सकता है। सो मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी विथ 100 प्लस इंक्रीज परसेंट, increase I'll write short form INC, increase percent upon 100. Put this term inside the bracket, means ये टर्म हमें पहले सॉल्व करना होगा और बाद में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। नाउ इंक्रीज परसेंट में सपोज अगर हमें किसी क्वांटिटी को 20% से इंक्रीज करना है तो इंक्रीज परसेंट में सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर 20 लेना है, परसेंट का कोई काम नहीं है। दिस इज अवर फॉर्मूला टू इंक्रीज एनी क्वांटिटी बाय एनी गिवन परसेंट। किसी क्वांटिटी को हमें परसेंट में इंक्रीज करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज हमेशा करेंगे। और बच्चों एक और आपको चीज ध्यान में रखनी है कि इसका एक डायरेक्ट मेथड भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं, सपोज वी वांट टू इंक्रीज अ क्वांटिटी बाय 20%, if you want to increase a quantity by 20%, then we have to multiply the quantity. Quantity I'm write down short form QTY with 100 plus increase percent is 20%, so write down only 20 upon 100. Now a very important point जिसका आपको confusion आ सकता है, that can we cancel the 100 of the numerator and can we cancel on the 100 of the denominator? Answer is no. You cannot cancel the 100 in the numerator and the 100 in the denominator. And the reason for this is, in the numerator 100 is getting added to 20. याद रहे पहले आपको इसे प्लस करना है और उसके बाद ही किसी तरह का कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। बिना प्लस किए आप न्यूमरेटर का 100 और डिनोमिनेटर का 100 कैंसिल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अनदर क्वेश्चन इज कि क्या आप 20 का 0 और 100 का 0 कट कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज 20 इज फर्स्ट एडेड टू 100। पहले आपको 20 को 100 में ऐड करना है, उसके बाद ही किसी तरह का कैंसिलेशन, 0 का कैंसिलेशन या सिंप्लीफिकेशन आप बाद में करेंगे। कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट, when I solve this 100 plus 20 upon 100, which is a 20% increase, it will become quantity multiplied by 100 plus 20 in the numerator will give me 120 upon 100. तो अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को 20% इंक्रीज करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 plus 20 upon 100 से। न्यूमरेटर में 100 plus 20 बन जाता है 120। अब ये पॉइंट आपको बोलते ही या क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 20% इंक्रीज का मतलब तो 100 plus 20 upon 100 है, तो डायरेक्ट आप 120 upon 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये स्टेप बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम सेव करेंगे। सपोज अगर हमें किसी क्वांटिटी को 25% इंक्रीज करना है तो 25% इंक्रीज के लिए आप उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 plus 25, जो डायरेक्ट हो जाएगा 125 upon 100। सपोज आपको किसी क्वांटिटी को 30% इंक्रीज करना है, सो फॉर 30% इंक्रीज you directly multiply the quantity by 100 plus 30, जो हो जाएगा 130 upon 100।
समरी इसकी ये है कि आपको जिस भी नंबर को किसी गिवन परसेंट से इंक्रीज करना है तो उसे 100 प्लस दैट वैल्यू कर दीजिए, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। जैसे 100 प्लस 20 करना था तो 120 डायरेक्ट आप न्यूमरेटर में ले लीजिए, डिनोमिनेटर में 100 ले लीजिए। और अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 120 का 0 और 100 का 0 पेयर में कट कर सकते हैं, या अगर आप इनको डायरेक्ट 20 से कैंसिल करो तो 26 जा 25 जा। नाउ दीज टर्म्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस कि ये 6/5 हो गया। आई विल ऑल्सो गिव यू ऑल ऑफ दिस इन राइटिंग, बट ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेटर आपको अंडरस्टैंड होने वाला है। सो नाउ यहां पर हमें जो इंक्रीज करना है वो 12% का इंक्रीज करना है, एंड 12% इंक्रीज के लिए आप डायरेक्ट इस क्वांटिटी को, हमारे यहां पर सैलरी है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 12 जो हो जाता है 112/100 से। तो बार बार हमें ये फॉर्मूला में 100 प्लस इंक्रीज वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली इसको कर लो और अपॉन में 100 ले लो। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें टाइपिस्ट की सैलरी को 12% इंक्रीज करना है। टाइपिस्ट की सैलरी 15,625 है। 12% इंक्रीज के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 112/100 से। 112/100 बोथ आर डिविजिबल बाय 4, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, हम इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे। 112 को 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 28, और 100 को 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 25। नाउ वन ऑफ द न्यूमरेटर इज 15,625 और यहां डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 आ गया है। दोनों ही नंबर्स 25 पर एंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये 25 से डिविजिबल हैं, तो दोनों को 25 से हम डिवाइड करेंगे। 15,625 को 25 से डिवाइड करने पर 625 आएगा, बट आई विल शो यू हियर। एंड मोर इंपॉर्टेंटली बच्चों, 15,625 25 का क्यूब भी होता है। लेट अस डिवाइड 25 6 जा 150, टेबल सामने रखिए, subtracting it will give me 6, take the 2 down, 25 2 जा 50, subtracting, this is 2, this is 1, take the 5 down, 25 5 जा 125, डिवीजन इज कंप्लीट। अब मैंने डायरेक्ट आंसर इसलिए 625 बोल दिया क्योंकि ये चीज आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। लेट अस डिवाइड 25 डिवाइडेड बाय 25, डिनोमिनेटर 1 हो गया, and in the numerator I get 625. Now to get the final answer we have to multiply 625 and 28. Let us do it here. Now let's multiply 625 by 28. 8 5s are 40. Write down 0, carry 4, 8 2s are 16, 16 plus 4 is 20, write down 0, carry 2, 8 6 are 48, 48 plus carry 2 will be 50, place a 0, multiply 2 5s are 10, write down 0, carry 1, 2 2s are 4, plus carried 1 will be 5, 2 6 are 12, write down the 12 here, let's add them, 0 0 5, 5 plus 2 is 7, this will be 1. On multiplication my value is 17,500. Let us go back to the question. 15,625 12% इंक्रीज किया हमने,
625 और 28 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 17,500. So now when we increase the salary of this person by 12%, its increased salary will be 17,500. That is our answer. The excise duty on a certain item has been reduced to 760 rupees 760 from rupees 950. Find the reduction percent in the excise duty on that item. बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म लिखा है एक्साइज ड्यूटी लिखा है, जो आपके लिए नया टर्म है. एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स. ये एक तरह का टैक्स होता है जो चीज़ों पर, गुड्स पर लगाया जाता है, आर्टिकल्स पर लगाया जाता है, अलग अलग चीज़ों पर, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन पर एक तरह का टैक्स लगाया जाता है. उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है. टैक्स मतलब उसकी प्राइस के ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट लगाई जाती है, एक्स्ट्रा पैसे उसमें ऐड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा रुपीज उसमें ऐड किए जाते हैं, और इसे गवर्नमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करती रहती है. द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम मतलब किसी एक आइटम पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स हैज बीन रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब होता है डिक्रीज करना. तो यहां पर किसी एक आइटम पर जो टैक्स है वो रिड्यूस मतलब डिक्रीज किया गया है. डिक्रीज टू 760. नाउ अंडरस्टैंड, यहां पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है उसकी मीनिंग समझने के लिए कि डिक्रीज कर दिया गया है. डिक्रीज करके कितना कर दिया है? 760 कर दिया है फ्रॉम 950. तो ये कंफ्यूजन, ये सेंटेंस को इन्होंने थोड़ा रिवर्स लिखा है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए. क्या आपको लगे ये तो डिक्रीज हो रहा है पर ये डिक्रीज 760 पहले लिखा है बाद में 950 लिखा है, तो ये तो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. आप ध्यान रखिए रिड्यूस टू 760 मतलब कम होने के बाद 760 हुआ है, एंड फ्रॉम 950 मतलब 950 से इसे बनाया है 760. दिस इज द मीनिंग. रिड्यूस्ड टू 760 फ्रॉम 950 मतलब 950 से 760 किया गया है, विच इज अ डिक्रीज. रिडक्शन का मतलब डिक्रीज. 950 से उसे 760 किया गया है. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द रिडक्शन परसेंट. रिडक्शन का मतलब हमने बात किया डिक्रीज होता है. सो बेसिकली क्वेश्चन में हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है. रिमेंबर फ्रेंड्स, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ फ्रेंड्स, डिक्रीज वैल्यू का मतलब यह है कि कितना डिक्रीज किया गया है. 950 को अगर आपने 760 बनाया है, इसका मतलब ये कितने रुपीस का डिक्रीज है, ये जानने के लिए आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए. 950 माइनस 760 आएगा 190. इसका मतलब हमने 190 रुपीस से टैक्स को कम कर दिया है. तो डिक्रीज वैल्यू की जगह आप लिख लीजिए 190, जो बनेगा हमारा न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में हमें डिक्रीज वैल्यू लेनी है कि कितने रुपीस से डिक्रीज किया है. तो 950 को अगर 760 बनाया मतलब 190 रुपीस से डिक्रीज किया है. डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओरिजिनल वैल्यू वो होगी जो हमारी बिगिनिंग वैल्यू थी या स्टार्टिंग वैल्यू थी. स्टार्टिंग वैल्यू यहां पर 950 है. स्टार्टिंग वैल्यू को ही हम ओरिजिनल वैल्यू लेंगे. ओरिजिनल वैल्यू
का मतलब यह है कि कौन से प्राइस से डिक्रीज करना शुरू किया है। तो हमने 950 से डिक्रीज करना शुरू किया है, तो 950 हो जाएगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू। Now very important for you to understand the language and go very slow in this, otherwise आपको confusion होगा कि 760 स्मॉलर वैल्यू है तो हम क्या 760 को लेना है, नहीं, हमें वो वैल्यू लेनी है जहां से डिक्रीज शुरू किया हुआ है। और ये हमें पता चलेगा वर्ड फ्रॉम से। फ्रॉम 950 मतलब 950 को हमने 760 बनाया, मींस 950 से 760 हमने किया है। ओरिजिनल वैल्यू 950 आप डिनोमिनेटर में ले लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। नाउ लेट अस डू द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में 190 न्यूमरेटर में एक 0 है, 950 डिनोमिनेटर में एक 0 है, हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 19 और डिनोमिनेटर में 95 है। 19 का टेबल अगर आप देखें, सामने रेफर करें तो 19 1 जा 19 हो जाएगा, 19 5 जा डिनोमिनेटर में 95 हो जाएगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 5 है। न्यूमरेटर में 1 को 100 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 100 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा। 100 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें 20 मिलेगा। रिमेंबर, ये जो आंसर आ रहा है वो ऑलरेडी परसेंट में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिडक्शन परसेंट इज 20%। %96 of the cost of a TV is rupees 10,464. What is its total cost? We can solve this question by two methods. One is by converting the sentence into an equation, and the other indirect approach. Let us learn both of them one by one. First, they say 96% of cost of TV is rupees 10,464. Let us convert this sentence into an equation. It will be 96 upon 100. 96% will be 96 upon 100. Of is multiply cost of TV is means equal to 10,464. To find out the value of cost of TV, I have to take 96 upon 100 from left hand side to right hand side, and when I do that, 96 upon 100 will become reciprocal. Remember, a fraction. 96 upon 100, which is doing the operation of multiply. When you change its side, it will remain multiply, but it will become reciprocal. And when it will become reciprocal, it will go on the right hand side and it will become 100 upon 94. Now, why I am writing with yellow color is, pay attention, 94 will now go to the denominator and it will cancel 10,464. No need of doing this transfer. You know that 96, which is the numerator value of left hand side, it will cancel the numerator value of 10,464 right hand side. So आप यहीं से इसको कैंसिल करो. 96 अपॉन 100 को लेफ्ट से राइट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें पता है कि 96 अपॉन 100 जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. आपको उसको लेफ्ट से राइट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप यहीं से कैंसिल करिए, क्योंकि आपको पता है कि 96 एंड 10,464 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. वो मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखा दिया है. तो ये वाली स्टेप आप मत करिए. हम 96 और 10,464 को सिंप्लीफाई करेंगे. 96 एंड 10,464 वैसे तो दोनों 24 से डिवाइड होते हैं, पर फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हम इसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं. लेट अस डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 4. 96 डिवाइडेड बाय 4 इज 24.
राइट हैंड साइड का 10,464 लेट्स डिवाइड बाय 4, 4 2 8 हो जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा 24, 4 6 24 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, कैरी 2 चला जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा. So left hand side I have 24, right hand side 2116. Again divide by 4. This is 4 6 24. This is 4 6 24. 2 carry 21 बन गया. 4 5 20. Carry 1. 4 4 60. 4 4 16. So left hand side I have 6. Right hand side I have 654. They both will be divisible by 6. इनको 6 से डिवाइड करेंगे. 6 1 6 और 654 I'll divide by 6 1 6, 6 0 0, 6 9 54. So लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 1 आ गया अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ टीवी इक्वल्स राइट हैंड साइड में हमारे पास 109 आ गया है. कैंसिल हो गए. 100 को लेफ्ट से राइट ले जाओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. So cost of TV equals 109 multiplied by 100. Answer is 10,900. So 96% of the cost of TV is 4,464. So total will be 4,000. Total will be 10,900. Now let us solve this question using the alternative approach. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड हो सकता है. हमने पहला जो सॉल्व किया वो इक्वेशन बनाकर किया. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्वेश्चन में बताया 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टीवी इज 10,464. तो टीवी की 96% कॉस्ट जो है वो 10,464 है. तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या है? रिमेंबर, किसी भी चीज़ की फुल वैल्यू, टोटल मतलब पूरी कॉस्ट, किसी भी आर्टिकल की या नंबर की जो फुल वैल्यू होगी या टोटल कॉस्ट होगी या पूरी वैल्यू होगी, हमेशा उसे परसेंटेज में 100% ले लीजिए. इट विल ऑलवेज बी टेकन एज 100%. और हमें यहाँ पर एक्चुअली उसकी 100% की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन में उन्होंने हमें 96% की वैल्यू दी हुई है. 96% की वैल्यू उन्होंने 10,464 दी हुई है और पूछा है 100% की वैल्यू बताइए. 100% की वैल्यू को आप x ले लीजिए और अब हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इस तरह के क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय याद रखिए कि ऊपर भी 96 के साथ परसेंट सिंबल लगाएं, 100 के साथ भी परसेंट सिंबल लगाएं. इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 96 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये हमने क्रॉस का साइन बनाया तो 96 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा. इक्वल का साइन लगाएंगे. 100 का मल्टीप्लिकेशन 10,464 के साथ होगा. 96 लेफ्ट से राइट जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा. 96 को जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. आपको उसे डिनोमिनेटर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो ये 10,464 जो कि न्यूमरेटर में है उसे कट करेगा. आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. आप 96 को 10,464 को आप डायरेक्ट कट करो या आप 100 को भी कट कर सकते हो, बट जनरली रिकमेंडेड होता है कि 100 को सिंप्लीफाई ना करें, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना हमेशा आसान होता है. सिर्फ 2 जीरो लगाने होते हैं. डिवाइड में हो तो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस लगाने होते हैं. हम 96 और 10,464 को सिंप्लीफाई करेंगे जो हमने पहले किया. हम इसे 4 से कट करते हैं. ये हो जाएगा 24 एंड दिस विल बिकम 4 2 8, 2 कैरी, 4 6 24, 4 1 4, 4 6 24. 24 को अगेन आप 4 से कट कर दो. 4 6 दिस विल बिकम 4 6 4 5 4 4 6 और 654 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए. दिस विल बी 1 दिस विल बी 109. 1 को जब हम x में मल्टीप्लाई करें हमें x मिल जाएगा. राइट हैंड साइड में आप 100 और 109 को मल्टीप्लाई करिए, आपको 10,900 मिलेगा. So full cost of TV, which is 100% value of the TV, is 10,900.
70% of the students in a school are boys and the number of girls is 504. Find the number of boys in the school. 70% of the students in a school are boys. मतलब एक स्कूल में बॉयज 70% हैं और गर्ल्स जो हैं वो 504 हैं. राइट डाउन हियर, थोड़ा सा नीचे यहां लिख लेते हैं. गर्ल्स जो हैं वो 504 हैं. तो इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल. बच्चों ऐसे क्वेश्चन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि बॉयज दिए हुए हैं, गर्ल्स दिए हुए हैं, पर यहाँ पर ट्रिक क्या किया है. ट्रिक ऐसा कर दिया कि बॉयज तो परसेंट में दे दिया है पर गर्ल्स नंबर में दे दिया है. तो इसे इक्वेट करने के लिए या तो हमें गर्ल्स परसेंटेज में चाहिए या तो बॉयज हमें नंबर में चाहिए. क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप याद रखिए कि किसी भी स्कूल में जो स्टूडेंट्स होंगे वो बॉयज और गर्ल्स से मिलाकर बनते हैं और स्कूल में जो टोटल बच्चे होंगे, सारे बच्चे होंगे, उन्हें आप हमेशा परसेंट में 100% लीजिए. विच वी हैव डिस्कस्ड कि कहीं पर भी परसेंटेज में अगर वैल्यू दिए तो फुल वैल्यू, टोटल वैल्यू वो हमेशा 100% होगी और 100% में से 70% अगर बॉयज़ हैं तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली हो जाते हैं 30% जो कि गर्ल्स बनेंगी. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये किया कि गर्ल्स परसेंटेज में कितनी है वो निकाल लिया, 30% आ गया. और गर्ल्स 30% ऐसे आया क्योंकि टोटल बच्चों को हमने 100% माना, बॉयज़ इन्होंने 70% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स हो जाएंगी रिमेनिंग 30%. और फिर इन्होंने बोला कि 30% क्वेश्चन में बताया हुआ गर्ल्स जो हैं वो नंबर में 504 हैं. तो हमें यह बताना है कि नंबर में बॉयज कितने हैं. कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एक इजी अप्रोच जो होगा वो ये होगा कि 30% बच्चे, तो 30% इज इक्वल टू 504. नाउ 30% इज इक्वल टू 504. 30% किसका? टोटल बच्चों का. 30% अगर 504 है तो बॉयज जो कि परसेंटेज में 70% हैं वो कितने होंगे, उसको आप x ले लीजिए. और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखिए 30 के साथ भी परसेंट का सिंबल लगा हुआ है, 70 के साथ भी परसेंट का सिंबल लगा हुआ है. ये दोनों आगे चल के कैंसिल हो जाएंगे. आप इसको यहीं पर कैंसिल कर दो. और अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं. 30 का मल्टीप्लिकेशन होगा x के साथ एंड 70 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 504. नाउ 30 को हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड लेकर जाना पड़ेगा जहां ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये न्यूमरेटर की वैल्यू 70 और 504 को कैंसिल करेगा. मैं लाइट कलर येलो से इसको यहां ले जाता हूं. 30 यहां पर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा और 30 का 0, 70 का 0 हम कट करेंगे. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 30 को लेफ्ट से राइट ले जाने की जरूरत नहीं है. इसको यहीं से हम 70 और 504 से कट करेंगे. हम ये करेंगे कि हम 30 का 0 कट करेंगे और 70 का 0 कट करेंगे. याद रहे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 लेफ्ट से राइट जाने पर डिनोमिनेटर में जाएगा और उसका 0 70 के साथ कट होगा. तो आपको उसे लेफ्ट से राइट ले जाने की जरूरत नहीं है. आप यहीं से उसे काटो. 30 का 0 काट दो, 70 का 0 काट दो. अब लेफ्ट हैंड साइड में 30 का 0 चला गया तो वो 3 रह गया. राइट हैंड साइड में 504 है. हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3 से. 3 1 जा हो गया. 504 को 3 से कट किया. 3 1 जा 3 आ गया. 2 कैरी चला गया. 3 6 जा 18 आ गया. फिर से 2 कैरी चला गया. 3 8 जा 24 आ गया. तो 504 को 3 से कट कर दिया. 168 आ गया. अब आप 7 और 168 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट विल बी 7 8 जा 56 6 कैरी 5. 7 6 जा 42 प्लस 5 47. 7 लिख लेंगे कैरी 4. 7 1 जा 7 प्लस 4 11. आंसर इज 1176. x की वैल्यू आ रही है 1176 जो कि हमारे नंबर ऑफ बॉयज हैं.
तो यहाँ पर बॉयज़ हो जाएंगे 1176. नाउ देयर कैन बी मेनी अप्रोचेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. इसका एक और अप्रोच ये हो सकता है कि 30% की वैल्यू दी हुई है तो 100% की वैल्यू निकाल लो और उसमें से फिर गर्ल्स माइनस करके आप बॉयज़ निकाल लो. बट दिस रिमेन्स द ईजिएस्ट अप्रोच अमंग ऑल ऑफ देम. क्वेश्चन में ट्रिक पार्ट यहाँ पर था कि बॉयज़ तो उन्होंने परसेंट में दे दिए थे 70% और गर्ल्स उन्होंने नंबर में दे दिए थे 504. और पूछा था कि अगर 30% गर्ल्स 504 के बराबर है, सॉरी, उन्होंने पूछा था कि गर्ल्स अगर 504 के बराबर है तो बॉयज नंबर में कितने होंगे. क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये किया कि गर्ल्स परसेंटेज में कितनी है ये निकाला. ये निकालने के लिए हमने टोटल स्टूडेंट्स को 100% लिया. 70% अगर बॉयज है तो बचे हुए 30% होगा जो कि माइनस करके आएगा 100 और 70 को, वो गर्ल्स का परसेंटेज होगा जो कि 504 के बराबर है. अगर 30% 504 के बराबर है तो 70% विल बी, जो कि बॉयज़ हैं, वो कितने होंगे, x लेकर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. दिस रिमेन्स वन ऑफ द ईजिएस्ट अप्रोच. बाकी इसके कई सारे और भी अप्रोच हो सकते हैं. An ore contains 12% copper. How many kilograms of the ore are required to get 69 kg of copper? नए नए टर्म्स है क्वेश्चन में. पहला टर्म है एक ओर. बच्चों आपको पता है कि अलग अलग मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सभी मेटल्स हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं. और जब ये अर्थ के अंदर होते हैं तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं. इनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी अटैच्ड होती हैं. इम्प्योरिटीज़ जैसे इनके साथ कोई दूसरे मेटल्स अटैच हो सकते हैं या इनके साथ सैंड अटैच होती है. तो हमें प्योर मेटल्स के लिए इन इम्प्योरिटीज़ को प्योर करना पड़ता है. ये एलिमेंट्स जो अपने इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हैं इसी को हम बोलते हैं ओर. और जब हम इसे प्योर करते हैं तो हमें प्योर मेटल्स मिलता है. इनका प्योरिफिकेशन करने पर हमें प्योर मेटल मिलता है. आई होप ओर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. मेटल्स इन इम्प्योर फॉर्म. नाउ लेट्स गो बैक. An ore contains 12% copper. How many kilogram of the ore are required to get 69 kg of copper? क्वेश्चन ने बताया है एक ओर जो कि मेटल्स का इम्प्योर फॉर्म होता है उसमें 12% कॉपर मिलता है. हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड, मतलब कितने किलोग्राम ओर में हमें 69 kg कॉपर मिलेगा. लेट अस फर्स्ट डिकोड the meaning of the first sentence. An ore contains 12% copper. 12% copper means 12 out of 100. In percentage. It also means 12% of the quantity. 12% of the quantity. अगर हमने 100 kg ore लिया तो उसमें 12%, 100 kg का 12% होता है 12 kg हमें कॉपर मिलेगा. द फर्स्ट अजम्पशन, अगर आपने 100 kg ओर लिया तो हमें 12 kg कॉपर मिलेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ 12% ऑफ ओर कंटेन्स, सॉरी, एन ओर कंटेन्स 12% कॉपर. तो अगर 100 kg ओर लेंगे उसका 12% कॉपर होगा. 12% ऑफ 100 kg हो जाता है डायरेक्ट 12 kg. तो क्वेश्चन हो गया 12 kg और 12 kg कॉपर में मिलेगा, 12 kg कॉपर मिलेगा 100 kg और से.
और क्वेश्चन में पूछा है अगर 69 kg कॉपर चाहिए तो हमें कितना और लेना होगा. लेट अस अज्यूम x kg और लेना होगा. Here I will write down copper and here let's write down ore. Now let us cross multiply. 12 को मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ and multiply 69 by 100. We can simplify 12 and 100 by 4. इसे 4 से कट कर लीजिए. 4 3s are 12. 4 25s are 100. 3 and 69 we can divide by 3 as 3 1s are 3 and 3 23s are 69. लेफ्ट हैंड साइड में 1 into x जो कि x होता है. राइट हैंड साइड में 23 into 25. आवर आंसर इज 575 kg. तो अगर हमें 69 kg ऑफ कॉपर चाहिए तो हमें 575 kg और लेना होगा. दैट इज अवर आंसर. इजी क्वेश्चन बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग. 12% ऑफ कॉपर इट मीन्स 12 आउट ऑफ 100. तो अगर आपने 100 kg और लेंगे तो 12 kg कॉपर मिलेगा बिकॉज दैट इज 12% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर. %36% of maximum marks is required to pass a test. A student gets 123 marks and is declared fail by 39 marks. Find the maximum marks. The meaning of the question is 36% of the maximum mark is required to pass a test. मतलब एक टेस्ट को पास करने के लिए हमें 36% मार्क्स चाहिए. पास करने के लिए टेस्ट को हमें 36% मार्क्स चाहिए. एक स्टूडेंट को 123 मार्क्स मिले एंड इज डिक्लेयर मतलब उसे डिक्लेयर किया गया, उसे घोषित किया गया फेल. और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ? वो 39 मार्क्स से फेल हुआ. दिस इज द मीनिंग कि एक स्टूडेंट को 123 मार्क्स आए और 123 मार्क्स लाने के बाद वो फेल हो गया बाय 39 मार्क्स. मतलब पास होने के लिए उसको 39 मार्क्स कम पड़ गए. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स मींस फुल मार्क्स या आप इसे बोल सकते हैं टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पहला अजम्पशन होगा वो ये होगा कि मैक्सिमम मार्क्स या फुल मार्क्स या टोटल मार्क्स या कंप्लीट मार्क्स परसेंटेज में लिए जाएंगे 100%. अब इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे. इन्होंने बताया कि टेस्ट को पास होने के लिए 36% चाहिए. स्टूडेंट को 129 मार्क्स मिले हैं, वो 39 मार्क्स से फेल हुआ है. अगर वो 39 मार्क्स से फेल हुआ है तो अगर आप इस स्टूडेंट को और 39 मार्क्स दे दें, अभी उसके 129 मार्क्स हैं, अगर आप उसे और 39 मार्क्स दे दें मींस उसके स्कोर 129 में अगर हम 39 ऐड कर दें, जितने मार्क्स से वो फेल हुआ है वो 39 मार्क्स से फेल हुआ है, अगर आप उसे और 39 मार्क्स दे दो तो वो पास हो जाएगा. और जैसे ही वो पास हो जाएगा उसके परसेंटेज हो जाएंगे 36. अब यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सॉरी, दिस इज नॉट 129, दिस इज 123. 123 मार्क्स उसे मिले हैं और वो फेल हुआ है. और अब अगर उनसे और 39 मार्क्स दे दें तो वो पास हो जाएगा, मतलब उसके परसेंटेज हो जाएंगे 36%. सो लेट अस नाउ ऐड कि 123 में अगर हमने और 39 मार्क्स दे दिए तो उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे. लेट अस ऐड दिस. 3 + 9 is 12, 2 carry 1, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6 और यहां पर 1 ले लो. 123
मिले हैं और 39 देते ही उसके मार्क्स हो गए 162 और अब वो पास हो गया है और उसके परसेंट हो गए हैं 36%। तो इससे हमें यह पता चला कि इस टेस्ट में 36% मार्क्स इज इक्वल टू 162 मार्क्स। सो आई नो दैट 36% मार्क्स इज 162 मार्क्स। तो हमें निकालना है 100% मार्क्स कितने हैं। लेट अस अज्यूम 100% मार्क्स x, और अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और ढूंढेंगे अपना आंसर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, 36 में भी परसेंट का सिंबल है, 100 में भी परसेंट का सिंबल है, दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए। एक और बात मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं, 36% जहां पर लिखा है उसी के नीचे 100% लिखना है, क्योंकि परसेंट वैल्यू दोनों एक कॉलम में एक के नीचे एक आनी चाहिए और मार्क्स की वैल्यू दोनों एक कॉलम में एक के नीचे एक आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने चेंज कर दिया कि 36% मार्क्स 172 है और 100% अगर आपने इस तरफ लिख लिया कि वो कितने मार्क्स है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि परसेंटेज वैल्यू एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। 162 will be multiplied by 100 and 36 will be multiplied by x. Now let us divide 36 in the right hand side and 162 on the left hand side. दोनों को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 36 divided by 6 will give me 6. 162 divided by 6, 6 2s are 12, 4 carry, 6 7s are 42. तो 36 डिवाइड होकर 6 बन गया, 162 6 से डिवाइड होकर 27 बन गया। दोनों को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2s are 6, 3 9s are 27। 6 3 से डिवाइड होकर 2 बन गया, 27 3 से डिवाइड होकर 9 बन गया। अब हम 2 को 100 से डिवाइड करेंगे, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। दिस विल बी 2 1s are 2, दिस विल बी 2 50s are 100। राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 इंटू एक्स है, 1 इंटू एक्स रिमेंबर x होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 50 है, जो 450 होता है। x की वैल्यू 450 आ गई, जो कि 100% मार्क्स के बराबर है। इट मींस 100% मार्क्स इन दिस टेस्ट इज 450 मार्क्स। दैट विल बी आवर आंसर। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट विल बी 450। A fruit seller had some apples. He sells 40% of them and still has 420 apples. Find the number of apples he had originally. क्वेश्चन का मतलब है, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं। He sells 40% of them, मतलब उसने जितने भी एप्पल्स हैं उसमें से 40% सेल कर दिया। एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, मीन्स अभी भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली, मतलब शुरुआत में उसके पास कितने एप्पल्स थे, या फिर उसके पास बिगिनिंग में टोटल कितने एप्पल्स थे, या फिर सेल करने से पहले उसके पास कितने एप्पल थे। तो सेल करने के पास उसके पास जितने भी एप्पल्स थे वो टोटल एप्पल्स थे, और उन टोटल एप्पल्स को हम अज्यूम करेंगे परसेंट में 100%। नाउ टोटल एप्पल्स ही हैड एट द बिगिनिंग वाज 100%, और उसमें से उसने सेल कर दिए हैं 40%। तो ये समझने की जरूरत है कि 100% में से अगर आपने 40% सेल कर दिए हैं तो उसके पास अभी रिमेनिंग है 60%। तो परसेंटेज में उसके पास 60% एप्पल्स बचे हुए हैं, जो कि नंबर्स में क्वेश्चन में बताया है कि 40% बेचने के बाद 420 एप्पल्स बचे हुए हैं। तो 60% जो परसेंट में है, नंबर में वो 420 एप्पल्स हैं, और हमें ये बताना है कि ओरिजिनली मतलब बिगिनिंग में उसके पास कितने एप्पल्स थे, जो कि 100% थे।
तो 100% एप्पल कितने होंगे? सो 2-3 ways वी कैन सॉल्व. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से जाएंगे, आप इक्वेशन से भी जा सकते हो. 60% ऑफ टोटल एप्पल इज 420, देन 100% इज हाउ मच, ये भी आप निकाल सकते हो. I will discuss 3 approach of solving this question. The first approach will be the equation based approach. हमें ये पता है कि 60% ऑफ टोटल एप्पल 420 है. टोटल मतलब जितने भी एप्पल थे उसका 60% जो बचा हुआ है वो 420 है. सो इट विल बी 60% ऑफ एप्पल्स का मतलब हम यहां पर टोटल एप्पल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 420. इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. 60% इज 60/100. ऑफ इज मल्टीप्लाई, एप्पल्स को हम ए बोलते हैं, इक्वल्स 420. 60/100 को बच्चों अगर आप 20 से सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 23 ये हो जाएगा 25 हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल्स 420. लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर 3 है जो कि राइट हैंड साइड 420 को कैंसिल करेगा. हम 3 और 420 को डिवाइड करेंगे एज 3 1 जा 3, 3 14 जा 42 होता है, तो दिस विल बी 140. नाउ लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 5 है हमें उसकी साइड चेंज करनी होगी, राइट हैंड साइड में लेना होगा. अभी ये डिनोमिनेटर में है, साइड चेंज करने पर ये न्यूमरेटर में जाकर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 कैंसिल होकर अब 1 बन चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. 1 इंटू ए हो जाएगा ए इक्वल्स 140 मल्टीप्लाइड बाय 5. 14 मल्टीप्लाइड 5, 14 5 70 होता है. सो 140 इंटू 5 विल बी 700. तो हमारे जो टोटल एप्पल्स आ गए वो आ गए 700. दिस इज वन ऑफ द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस लुक एट अनदर अप्रोच ऑफ दिस. The another approach can be the cross multiplication approach. We know that 60% apples equals 420 apples, and we have to find out originally how much he had, which we have taken as, जो कि 100% होगा, that we have taken as 100%. That will be how many apples? Let us cross multiply to find the answer. Remember 60 के साथ भी परसेंट का सिंबल लगा है, 100 के साथ भी परसेंट का सिंबल लगा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. लेट्स मल्टीप्लाई 60 विथ x एंड 100 विथ 420. वी कैन डायरेक्टली डिवाइड 60 एंड 420. इसको हम 60 से अगर कट कर दें, 61 जा 60, 67 जा 420. लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू x हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 100 इंटू 7 700 हो जाएगा. हमने 60 और 420 को ऐसे कट किया कि हमने 6 का टेबल देखा तो 6 1 जा 6 होता है, 6 7 जा 42 होता है. तो सेम 60 का टेबल भी वैसा ही होगा, सिर्फ एक जीरो उसमें ऐड हो जाएगा. इसलिए हमने 60 1 जा 60 कर दिया और 67 जा 420 कर दिया. तो हमारे एप्पल 700 आ गए, जो कि पहले भी हमारा आंसर आ चुका था. Now another and most important approach, ध्यान दीजिएगा, 60% एप्पल्स को इन्होंने 420 बोला है और 100% एप्पल्स की इन्होंने वैल्यू पूछी है. बच्चों यहां पर 60 और 420 का अगर आप रिलेशन देखो तो 0 0 अगर आप इग्नोर करो तो ये 6 और 42 है, जो कि 7 टाइम्स होता है. तो 60 इंटू 7 420 होगा. इसका मतलब ऊपर जो रिलेशन चल रहा है 60% इज 420, ये इंटू 7 का रिलेशन चल रहा है. और अगर गाइस ऊपर इंटू 7 का रिलेशन चल रहा है तो 100% और x में भी इंटू 7 का रिलेशन लगेगा. 100 इंटू 7 डायरेक्ट हमारा आंसर 700 आएगा. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं. आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा. ये सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पर यह तब पॉसिबल है जब टेबल्स पर आप बहुत अच्छे से कमांड ले लें. विदाउट दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम. आपके एरर भी हो सकते हैं, पर यहां पर ये लास्ट अप्रोच जो है वो सबसे इजीएस्ट अप्रोच है.
Answer is 700 apples he had originally. In an examination, 72% of the total examinees passed. If the number of failures is 392, find the total number of examinees. क्वेश्चन में बताया है कि एक एग्जामिनेशन में 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज वो होते हैं जो एग्जाम में अपीयर होते हैं या एग्जाम को लिखते हैं या एग्जाम को देते हैं, उन्हें हम एग्जामिनीज कहते हैं। और यहां पर एग्जाम में 72% एग्जामिनी पास हो गए हैं। आगे कहता है कि इफ अगर उसमें से फेलियर्स जो हैं वो 392 हैं, तो हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। सो टोटल नंबर और द कंप्लीट नंबर ऑफ एग्जामिनीज और द फुल एग्जामिनीज कंप्लीट वैल्यू इन परसेंटेज विल बी टेकन एज 100%. So total number of examinees will be taken as 100%. And out of the total examinees, the one who are passed are 72%. Now out of total 100%, the passed ones are 72%. We'll first find out that how many failed in percentage. So 100% minus 72% will give us the number of examinees who failed, which is 100% minus 72%, which is 28%. So now we know that in percentage 28% of the examinees failed. And the question says that these failed examinees in number are 392. So these failed examinees in number are 392. So now we know that in this exam 28% of the examinees is equal to 392. And we have to find out total number of examinees, which we have taken as 100%. They will be how much? Let's go by the cross multiplication approach. Multiply 28 with x, 392 with 100. Cancel the percent symbol. It will be 28 multiplied by x equals 100 multiplied by 392. Now we will simplify 28 with 100 and 392. 28 is divisible by 2, divisible by 4, divisible by 7. Always try to divide it by the prime number. So I will first divide 28 by 7, and on the right hand side we will divide 392 by 7. 28 divided by 7 will give me 4. 392 divided by 7 will give me 7 5s are 35, carry 4, 7 6 are 42, 56. Now let us divide 4 on the left hand side and 56 on the right hand side by 4. Here it will be 4 1s are 4, and here we know 14 4s are 56, so this will be 14. Left hand side I have 1 into x, which is x. Right hand side I have 100 into 14, which is 1400 or 1400. So the total number of examinees here is 1400. If they ask to find out what is the passed examinee, you can either use the same method, or you can find 72% of total number of examinees, which are 1400. You can solve it further to get your answer, which we can get by multiplying 72 and 14 also, or you can solve it the normal way. Here they have not asked that what is the number of passed examinees. They have only asked what are the total number of examinees, which is 1400. If you want to find out the number of examinee who passed the exam, either you can find out 72% of total number of examinees, which is 1400, or you can subtract the total number of examinees and number of failure examinees,
to get the number of examinees who passed. Let us subtract them. 1400 minus 392, this is 8, this is 0, this is 0, this is 1, which will come to 1008. But that was not asked in the question. They asked the total number of examinees. Our answer remains 1400. After deducting a commission of 5%, a moped costs 15,200. What is its gross value? Deducting means to cut down. Commission means some kind of charge. क्वेश्चन का मतलब है कि जब हमने डिडक्ट किया एक कमीशन मीन्स व्हेन यू ऑफर सम काइंड ऑफ सर्विस, सो इन रिटर्न ऑफ दैट सर्विस यू टेक सम अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कमीशन. क्वेश्चन का मतलब है कि जब हमने डिडक्ट किया एक कमीशन विच इज 5%, जब हमने 5% का कमीशन डिडक्ट किया अ मोपेड कॉस्ट, तो उसके बाद एक मोपेड यू कैन अंडरस्टैंड एज अ स्कूटी कॉस्ट ₹15,200. तो इन्होंने स्कूटी के कॉस्ट में से 5% का कमीशन डिडक्ट किया. मे बी दे आर ऑफरिंग सम सेलिंग और बाइंग सर्विसेज. व्हाट हैपेंस, जब आप कोई स्कूटी या मोपेड या कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सेल करते हैं तो उसके पीछे आप कुछ कमीशन चार्ज करते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने वो कमीशन चार्ज किया है और वो कमीशन 5% इन्होंने डिडक्ट किया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्ट करने का मतलब कट कर लेना. तो हम 5% कमीशन या 5% अमाउंट, उस मोपेड के कॉस्ट में 5% का अमाउंट हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो 15,200 रुपीज़ है. देन क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू मीन्स उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी या उसकी टोटल वैल्यू पहले क्या थी. टोटल वैल्यू हमने डिस्कस किया है. द टोटल वैल्यू शुड ऑलवेज बी टेकन एज 100%. और टोटल वैल्यू में से हम डिडक्ट करेंगे कमीशन विच इज 5%. नाउ फ्रॉम द टोटल वैल्यू 100% आई एम डिडक्टिंग द कमीशन 5%. सो व्हेन आई एम डिडक्टिंग द कमीशन ऑफ 5%, नाउ द एक्चुअली सेल वैल्यू, I will get the sale value which is in percentage 95%. और ये सेल वैल्यू जो बताया है इन्होंने, ये सेल वैल्यू है 15,200. सो 95% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मोपेड इज 15,200. सो 95% की कॉस्ट हमें 15,200 पता चल गई है. हमें निकालना है इसकी ग्रॉस वैल्यू, मींस इसकी टोटल वैल्यू, दैट विल बी 100%. क्वेश्चन इज सिंपल. If 95% is 15,200, then 100% will be how much? You can cross multiply. परसेंट सिंबल आप काट दीजिए. 95 को हम करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई. We multiply 95 by x and equate it with multiply 100 with 15,200. Now on the left hand side I have 95. On the right hand side I have 15,200. Just for a moment friends, only look at this 95 and look at this 15,200 के लास्ट के जीरो आप अभी देखिए मत, आप 152 देखिए. बोथ ऑफ दीज नंबर्स दे कम इन द टेबल ऑफ 19. ये दोनों नंबर 19 के टेबल में आते हैं. हम इन्हें 19 से डिवाइड कर देंगे. 19 5 जा एंड दिस इज 19 8 जा. 152 को हमने 19 से डिवाइड किया तो 8 आ गया. उसके आगे आप ये 2 जीरो लगा दीजिए. नाउ लेट अस डिवाइड 5 एंड 800 बाय 5. दिस विल बी 5 1 जा. दिस विल बी 800 डिवाइडेड बाय 5. इट विल गिव मी 160. और अगर आप 800 को 5 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप 100 को भी 5 से डिवाइड कर लीजिए. किसी भी नंबर को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए. हमने यहाँ पर 800 को 5 से डिवाइड किया, हमें 160 आया है. Now on the left hand side I have 1 into x. 1 into x is x equals to right hand side में 100 और 160 मल्टीप्लाई कर लेंगे which is 16,000.
So 100% value of the moped is 16,000 which is the gross value or the total value. हमारी moped की total value यहाँ पर 16,000 होगी. Gunpowder contains 75% of niter, 10% of sulfur एंड द रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल. इन्होंने बताया कि गन पाउडर एक तरह का एक्सप्लोजिव होता है, क्रैकर्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है और उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें 75% नाइट्रे है, 10% उसमें सल्फर है और रेस्ट बचा हुआ उसमें चारकोल है. सो दे आर आस्किंग फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर कि अगर हम 8 kg गन पाउडर लेंगे तो उसमें कितना चारकोल होगा. Approach of the question goes like this. Gunpowder. Let us take the complete gunpowder in percentage as 100%. पूरे gunpowder को 100% मान लीजिए. Now उसके ingredients हैं नाइट्रे 75%, सल्फर 10% एंड रेस्ट चारकोल. नाउ बच्चों सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि नाइट्रे 75% है, सल्फर 10% है, तो ये दोनों ऐड करके होता है 85% और बचा हुआ चारकोल है. अच्छा, टोटल अगर 100% है और 85% इज नाइट्रे एंड सल्फर तो बचा हुआ चारकोल होना चाहिए 15%, क्योंकि तभी इन तीनों की जो टोटल परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए वो 100% होने के लिए चारकोल हमारा 15% होना चाहिए. 75% नाइटर, 10% सल्फर, दोनों मिलाकर हो गया 85%. तो रिमेनिंग रेस्ट मतलब बचा हुआ होना चाहिए चारकोल. तो बचा हुआ मतलब कंप्लीट 100% होने के लिए 15% यहाँ पर चारकोल होना चाहिए, बिकॉज इफ यू ऐड ऑल ऑफ द थ्री देन यू विल गेट 100% एज टोटल. टोटल आपको 100% मिलता है. तो इस तरह से सबसे पहले हमने चारकोल की परसेंटेज वैल्यू निकाल ली कि चारकोल जो हमारे पास है वो 15% है. अब हमें निकालना है कि 8 kg में इस तरह कितना चारकोल होगा. 8 kg में चारकोल होगा 15% ऑफ 8 kg. चारकोल विल बी, अमाउंट ऑफ चारकोल विल बी 15% of 8 kg. Now it is very important if you want to find out the answer in kg or in gram, आप क्या करिए इस kg को आप ग्राम में ले आइए एंड लेटर ऑन फिर से हम इसे kg में कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ नॉट देन आप उसको kg में भी निकाल सकते हैं. बट ईजियर अप्रोच इज टू कन्वर्ट दिस kg इंटू ग्राम. टू कन्वर्ट kg इंटू ग्राम you have to multiply it by 1000. So this will become 15% will be 15 upon 100 of means multiply. 8 kg को हमें ग्राम में लाना है तो उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से. Now these 8 and 1000 will go to the numerator, 100 will be the denominator. Let's cancel the 20 of 100, 20 of 1000. Denominator में 1 है उसे इग्नोर कर दीजिए. 15 into 8 is 120, 120 into 10 is 1200. Now this is the amount of charcoal which is in gram. Now if you want to convert it into kilogram, you divide it by 1000. 1000 has 3 zeros, so count 3 digits and put a decimal point. It will be 1.2 kg. Whatever is the option, you can mark your answer accordingly. If the answer is given in gram, your answer will be 1200. If it is in kilogram, you can convert it into kilogram. Our answer will be 1.2 kg. Chalk contains 3% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen. Find the amount in grams of each of these substances in 1 kg of chalk. Here by the chalk they are referring to the writing chalk which is used for writing in the blackboard. इन्होंने बोला है कि चौक के अंदर 3% कार्बन है, 10% कैल्शियम है एंड 12% ऑक्सीजन है. So now they are asking that we have to find the amount in grams
ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंस, मीन्स हमें कार्बन की क्या क्वांटिटी है, क्या अमाउंट है ग्राम्स में, ये बताना है। और कब बताना है? जब हम 1 kg चौक लेंगे तो ग्राम्स में कार्बन क्या होगा, कैल्शियम क्या होगा और ऑक्सीजन क्या होगा। रिमेंबर, केजी हो या ग्राम्स, इनकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो सेम रहेगी। सो कार्बन विल बी 3% ऑफ 1 kg, पर हमें अपना आंसर ग्राम्स में लेना है, तो 1 kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम वी मल्टीप्लाई बाय 1000. So amount of carbon will be 3% of 1 kg, which is 3% of 1 kg is 1000 grams. 3% will become 3 upon 100 multiplied by 1000. 0 0 हम कट कर देते हैं. 3 into 10, answer is 30 grams. So carbon is 30 grams. Let us find out calcium. It will be 10% of 1000 grams. Which is 10 upon 100 multiply by 1000. Let's cancel the 0 and 0. So 10 into 10, calcium is 100 grams. And similarly, oxygen will be 12% of 1000 grams, which is 12 upon 100 into 1000. Cancel the 2 0 of 100 and 2 0 of 1000. 12 into 10, oxygen is 120 grams. So for solving this question, सबसे पहले हमने ये किया कि हमने कार्बन का परसेंटेज 3% देख लिया, calcium we have seen 10% and oxygen we have seen 12%. And now what we have done is we have converted 1 kg of chalk into grams. To convert kg to grams, we have to multiply by 1000. So 1 kg of chalk will become 1000 grams. And then we have found out the percentage value of carbon, which is 3%, 3% of 1000 gram, which comes to 30 grams. Calcium 10% of 1000 grams, which comes to 100 grams, and oxygen, which is 12% of 1000 gram, which comes to 120 grams. That will be our answer. Sonal went to school for 219 days in a full year. If her attendance is 75%, find the number of days on which the school was open. क्वेश्चन का मीनिंग है, सोनल 219 डेज स्कूल गई आउट ऑफ फुल ईयर, मतलब पूरे साल में सोनल 219 डेज स्कूल गई, मीन्स उसकी जो प्रेजेंस थी, उसकी जो अटेंडेंस थी वो 219 डेज की थी, और ये अटेंडेंस परसेंटेज में 75% थी. देन दे आर आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन. तो टोटल कितने दिनों के लिए स्कूल ओपन रहा. टोटल ओपन डेज, टोटल ओपन डेज का मतलब टोटल जितने भी दिनों के लिए स्कूल ओपन रहा उन सारे दिनों की टोटल वैल्यू या फुल वैल्यू को हमें लेना है 100%. सो वी विल अज्यूम दैट कि स्कूल 100% दिनों में ओपन रहा और उसमें से सोनल हैज अटेंडेड 75%. और क्वेश्चन में इन्होंने बताया है कि 75% जो सोनल स्कूल में प्रेजेंट थी वो 219 डेज के बराबर है. सो 75% is equal to 219 days. So if 75% is equal to 219 days, then total days, all the days, complete days, which is 100%, will be how many days? Solving this, let us cross multiply. We'll cancel the percentage symbol. It will become 75 multiplied by x equals 100 multiplied by 219. 75 and 219 both are divisible by 3. Let us divide them by 3. This is
3 25 75. This is 3 7 21, 3 3 9. Left hand side 25, right hand side 100. Let us divide both of them by 25. This is 25 1 25. This is 25 4 100. Left hand side 1 into x, it will be x. Right hand side 4 into 73, it will be 292. सो टोटल नंबर जो डेज थे 100% जो वैल्यू आ रही है, x की जो वैल्यू आ रही है वो 292 डेज आ रही है. इसका मतलब पूरे जो दिन थे जिनमें स्कूल ओपन रहा, जो कंप्लीट 100% जो डेज थे वो 292 डेज थे. सो आवर आंसर विल बी 292 डेज द स्कूल वाज ओपन. % commission on the sale of a property amounts to rupees 42,660. What is the total value of the property? Before we start the question, please understand, property such as a land or a house, whenever it is sold by some agents or some companies which will help in the selling process. And when they help the owner of the property in selling the house or the property or a land, then they take some commission. जब भी किसी को कोई घर बेचना होता है या कोई लैंड बेचनी होती है या कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है, तो ओनर्स जो होते हैं वो जनरली इस चीज़ को ठीक से नहीं कर पाते हैं, और ऐसा करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जिन्हें ब्रोकर्स कहा जाता है. और ये एजेंट्स अपने सर्विसेज के लिए घर को बिकवाने में हेल्प करते हैं और इसके बदले में वो कुछ कमीशन लेते हैं ओनर से. दिस इज द सिनेरियो कि यहाँ पर कि प्रॉपर्टी की जब सेल हो रही है तो उसकी सेल प्रॉपर्टी की 3% कमीशन चार्ज की जा रही है, और वो 3% 42,660 रुपीज़ के बराबर है. तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी निकालनी है. 3% ऑफ द कमीशन ऑन द सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू रुपीज़ 42,660. What is the total value of the property? Again, the total value of the property will be in percentage. We will take it as 100%. And the commission value is 3%. And that 3% is actually in rupees. 3% is equal to 42,660. Then 100% will be how much? This is the question. Very simple. Cancel the percentage symbol and let us cross multiply. 3 will be multiplied by x and 100 will be multiplied by 42,660. Now left hand side 3 and 42,660 we can cancel by 3, as 3 ones are 3. 42,660 when I divide by 3, this is 3 ones are 3, 1 carry, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 2s are 6 and 0. 1 into x on the left side will be x. 100 multiplied by 14,220 will become, add simply 2 zeros after 14,220, it will be 14,22,000. So the total value of the property is 14,22,000. In an election, there were two candidates, A and B. The total number of voters in this constituency was 60,000, and 80% of the total votes were polled. If 60% of the polled votes were cast in favor of A, how many votes were received by B? Let us understand this question. एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट से A एंड B. और जहां पर ये इलेक्शन हो रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नाउ अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री को कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग. वोटिंग के लिए हमारे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है.
और यहां पर जहां इलेक्शन हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 वोटर्स हैं, पर 60,000 में से सारे लोग वोट डालने नहीं आए हैं, सिर्फ 80% लोग ही वोट डालने आए हैं। एंड दिस इज अ रियलिटी एक्चुअली। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे लोग वोट देने नहीं जाते हैं, ऐसे उन्हें जाना चाहिए। और हमारे इंडिया का जो एवरेज है वो अराउंड 65% का है, कि इंडिया में 65% लोग ही वोट देने जाते हैं, 35% नहीं देने जाते हैं। दिस इज द डेटा ऑफ द लास्ट जनरल असेंबली इलेक्शन। एनीवेज, नाउ लेट अस मूव अहेड कि यहां पर 60,000 में से 80% लोग ही वोट देने गए हैं। नाउ दे से दैट इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स, मतलब जितने भी वोट पड़े हैं, जितने भी वोट दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 60,000 में से 80% दिए गए हैं, उसमें से 60% वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, मतलब 60% वोट्स, जितने भी टोटल वोट पड़े हैं उसमें 60% ए को मिले हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय ए, तो हमें ये बताना है कि बी को कितने वोट मिले हैं। क्वेश्चन इज सिंपल। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि टोटल जो वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स, उसे हम परसेंटेज में ले लेंगे 100%, जो कि क्वेश्चन में बताया है कि नंबर्स में वो है 60,000, पर 100% में से सारे के सारे वोट डालने नहीं गए हैं, वोट देने गए हैं सिर्फ 80%। तो अगर वोट देने गए हैं 80%, तो एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर 60,000 नहीं है, वो कितने हो जाएंगे? 80% ऑफ 60,000। इतने लोग एक्चुअली में वोट देने गए हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, विच इज 80% ऑफ 60,000। लेट अस फाइंड आउट वो कितना होता है। 80% ऑफ 60,000 विल बी 80/100। आप चाहें तो इसको 4/5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। आप इसे ऐसे भी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई कैंसिल द 20, 8 into 6 is 48, and let's place 1, 2 and 3 zeros. So the number of votes polled, 80% जो वोट देने गए हैं लोग, they are equal to how much? Not 60,000 but they are 48,000. तो एक्चुअली में जो वोट डालने लोग गए हैं वो 48,000 ही हैं। अब ये जो 80% लोग वोट डालने गए हैं, इन्होंने दो लोगों को वोट दिए हैं, एक ए है दूसरा बी है। वन इज ए, अनदर इज बी। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए को वोट मिले हैं 60%। किसका 60%? टोटल का 60%। टोटल क्या है? जो वोट देने लोग गए हैं, विच इज 48,000। तो 48,000 में से जो टोटल वोट्स लोग डालने गए हैं उसमें से 60% मिले हैं ए को। अगर 60% मिले हैं ए को, तो बचे हुए 40% हो जाएंगे बी को। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ये बताओ बी को कितने वोट मिले हैं, तो बी को मिले हैं 40% ऑफ 48,000। 40% ऑफ 48,000। 40% ऑफ 48, 40% आपको पता है 2/5 होता है, बट आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 48,000। कैंसिल द 0 and 0। 4 into 48 is 192, और उसके आगे आप 1 and 2 0 लगा दीजिए। आंसर विल बी 19,200 वोट्स ये मिले हैं बी को। So the votes received by B is 19,200 votes. Question says the price of a shirt is reduced by 12% in a discount sale. If its present price is 1,188, find its original price. क्वेश्चन का मतलब है कि एक शर्ट की प्राइस रिड्यूस की गई है बाय 12%। रिड्यूस की गई है मतलब डिक्रीज की गई है 12%, एक डिस्काउंट में। तो यहां पर शर्ट में 12% का
रिड्यूस किया गया, मतलब 12% डिक्रीज किया गया, या 12% डिस्काउंट दिया गया। और 12% डिस्काउंट देने के बाद उस शर्ट की प्रेजेंट प्राइस 1188 हो गई है, तो हमें उसकी ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। सो लेट अस अज्यूम दैट ओरिजिनल प्राइस और द बिगिनिंग प्राइस और द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट विल बी 100%. And on this total price 100%, a discount is given. The discount is of 12%. Now understand that discount means decrease. तो यहां पर हमने टोटल जो शर्ट की प्राइस 100% हमने ली है, उसको हमने 12% डिक्रीज किया है। और अगर आप 100% को 12% डिक्रीज कर दो, 12% माइनस कर दो, तो वो बन जाएगी 88%. So it means the sale price, डिस्काउंट देने के बाद इस शर्ट की सेल प्राइस 88% होती है, जो कि उसकी प्रेजेंट प्राइस हो गई है, विच इज इक्वल टू 1188. It means that 88% of this price of the shirt is 1188 rupees. So what will be 100% price of the shirt? अगर 88% की प्राइस 1188 है, तो 100% की प्राइस क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रिमूव द परसेंट सिंबल, let's cross multiply 88 multiplied by x, 100 multiplied by 1188. Now on the left hand side we have 88, right hand side we have 1188. Both of them are divisible by 11. Let's cancel them by 11. This is 11 8s, this is 11 1s, 11 0s, 11 8s. Now again we can cancel 8 and 108 by 4. में से 4 से कट करेंगे, this will be 4 2s, this will be 4 2s, 4 7s. Now we can cancel the 2 and 100 by 2. Let's simplify, 2 1s, 2 50s. So on the left hand side I have 1 into x, which is x. Right hand side we have 50 multiplied by 27. 27 multiplied by 5 is 135. उसके आगे आप 0 लगा दीजिए, तो हमारी x की वैल्यू 1350 आ गई, which is 100% value of the shirt. So the total value of the shirt, original price of the shirt, 100% value of the shirt हो जाती है 1350. The price of a sweater is increased by 8% if its increased price is 1566. Find the original price. क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक स्वेटर का प्राइस इंक्रीज किया बाय 8%, और इंक्रीज प्राइस मतलब बढ़ी हुई प्राइस अब हो चुकी है 1566. तो हमें निकालनी कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है. रिमेंबर फ्रेंड्स, ओरिजिनल प्राइस विल ऑलवेज बी 100%, और अब हम इसे इंक्रीज करते हैं बाय 8%. सो 100% वॉज द ओरिजिनल प्राइस, और इसे इंक्रीज कर दीजिए बाय 8%. सो 100 प्लस 8%, इट विल बिकम 108%, विच इज द इंक्रीज्ड प्राइस. तो इसकी इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज करने की बाद जो प्राइस है परसेंटेज में वो 108% है, और रुपीज में वो 1566 बोली हुई है. मींस यहां पर 108% ऑफ द स्वेटर प्राइस
इज इक्वल टू 1566. अगर 108% 1566 के बराबर है, then we can find the original price, which is 100%. That will be equal to x. And now let's cross multiply to find the answer. परसेंट सिंबल हम कट कर देंगे. We will multiply 108 by x and 100 by 1566. Let us cancel 108 and 1566. वैसे तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर्स, पर हम इसे 3 से करते फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. दिस विल बी 3 3s are 9, 1 कैरी, 3 6 जा 18. 1566 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 2s are 6. Now 36 and 522 हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 9 नाउ. दिस इज 9 4s are 36. This will be 9 5s are 45, 7 carry, 9 8s are 72. Now let's divide 4 and 58 by 2. It will be 2 2s are 4. 58 divided by 2 will be 29. Now let's divide 2 and 100 by 2. It will be 2 1s are 2. This will be 2 50s are 100. लेफ्ट हैंड साइड में अब सिर्फ 1 बचा है, जिसको हमें x के साथ मल्टीप्लाई करना है. इट विल बी x. 1 into x will be x. राइट हैंड साइड में 50 और 29 को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो 29 into 50. नाउ फ्रेंड्स 29 into 5 is 145. और उसके आगे आप एक 0 लगा दीजिए. आवर आंसर इज 1450. So the original price of the shirt, which is the 100% price of the shirt, which is the original price of the shirt, वो हो गया 1450.